जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में अर्थात मानव के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसके बारे में पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बतलाया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके बीच नेक्स्ट जो प्रोसेस मनुष्य में जनन के कार्य को संपन्न करने के लिए होते हैं उनको मैं आज बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, मैंने यहाँ 4th पॉइंट में इम्प्लांटेशन अर्थात आरोपण दर्शाया है। आरोपण हम लोग कहते किसको है, सबसे पहले हमें ये जानना है। गर्भाशय में जब निषेचित युग्मनज चला जाता है और वहां जाकर के पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है, जहां उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, ऐसे अवस्था को ही हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। अर्थात अंडवाहिनी नली में निषेचन के उपरांत जो युग्मनज जो जायगोट बनते हैं वह जायगोट 5 से 7 दिनों में गर्भाशय में पहुंच जाता है और गर्भाशय का जो आंतरिक स्तर होता है जिसे हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं वहां जाकर स्थापित हो जाता है। यह क्रिया इम्प्लांटेशन अर्थात गर्भ आरोपण कहलाती है। तो देखिए मैंने यहां लिखा है, अंडवाहिनी नली में निषेचन के बाद जायगोट में तेजी से विदलन अर्थात विखंडन जिसे क्लीवेज या सिगमेंटेशन कहते हैं यह होता है। सिगमेंटेशन क्या है? सिगमेंटेशन एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन अर्थात समसूत्री विभाजन है। लेकिन जहां हम लोग समसूत्री विभाजन में क्या जानते हैं कि एक मदर सेल, एक मातृ कोशिका जब बढ़ती है, विभाजित होती है तो 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है और यह डॉटर सेल शुरुआत में भले छोटे होते हैं लेकिन बाद में यह डॉटर सेल फिर से बड़ा हो जाता है, यानी बड़ा होकर के मातृ कोशिका के समान, मदर सेल के आकार के समान हो जाता है। लेकिन विदलन में ऐसी बात नहीं होती। विदलन में जितने बार भी कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो हर विभाजन के बाद जो संतति कोशिकाएं, जो डॉटर सेल बनेंगी, उन डॉटर सेल का आकार जो है वह छोटा होता चला जाएगा। धीरे धीरे उसका आकार, उसका साइज जो है वह छोटा होता चला जाएगा। इसे हम लोग विदलन या विखंडन कहते हैं। मैंने यहाँ क्लियर भी किया है, विदलन एक ऐसा समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोटिक डिवीजन है जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है परंतु हर एक समसूत्री विभाजन के बाद कोशिका का आकार अर्थात साइज छोटा होता चला जाता है। इस दौरान उपापचय क्रिया अर्थात मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस का मिला हुआ रूप ही मेटाबॉलिक प्रोसेस अर्थात उपापचय क्रिया कहलाता है, जिसमें रचनात्मक कार्य और विनाश क्रिया दोनों होती है। उसे हम लोग उपापचय कार्य कहते हैं। तो इसमें इस दौरान उपापचय क्रिया, ऑक्सीजन का खपत और डीएनए रेप्लिकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेनेटिक्स तो वहां मैं आपको बतलाऊंगा डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन तेजी से होता है। विदलन के बाद बने अनेक संतति कोशिका डॉटर सेल को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ब्लास्टोसिस्ट अर्थात कोरक फुट्टी अवस्था में जब ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तो ब्लास्टोमियर जो होते हैं ना वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं। बहुत सारे जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं और एक बॉल के जैसी रचना बना देते हैं। और जब बॉल की जैसी रचना है तो वो बिखर नहीं जाए तो एक प्रकार से बाउंड्री के अंदर वो क्या होती है, सिमट जाती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरक फुटी अर्थात ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में निषेचन के 7वें दिन ब्लास्टोसिस्ट आरोपित होना शुरू कर देता है और वहां पहुंच जाता है। मतलब 7 दिन में वो गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन गर्भाशय में पहुंचने के बाद वहां पूर्ण रूप से अपने आप को एडजस्ट करना, पूर्ण रूप से अपने आप के विकास के लिए अपने आप को तैयार करने में उसको 3 दिन का समय लग जाता है। इसलिए मैंने लिखा और 3 दिनों में पूर्णतः आरोपित हो जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं।
मित्रों, यहां पर मैंने लिखा है, अतः निषेचन के बाद इम्प्लांटेशन में 9 से 10 दिन का समय लगता है। इम्प्लांटेशन में भ्रूण का सिरा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में धंस जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम में म्यूकोसल लाइनिंग आ जाती है, जिसे डेसिडुआ कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण के पूर्णता आरोपित हो जाने के बाद गर्भावस्था अर्थात प्रेगनेंसी अर्थात गेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडवाहिनी नली से गर्भाशय में आने का समय कितना लगता है, लगभग 5 से 7 दिन, और वहां पर वह जो है पूर्ण रूप से स्थापित होने में अपने आप को लगभग 3 दिन का समय लगाता है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद जो युग्मनज होते हैं, जो भ्रूण बनते हैं, वह भ्रूण जो है आपको आकर के गर्भाशय में उसके एंडोमेट्रियम में जो पूर्ण रूप से अपने आप को एडजस्ट करता है, स्थापित करता है, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके। तो इस टोटल कार्य में उसको समय कितने लग जाते हैं, लगभग 9 से 10 दिन का समय लग जाता है। और वहां आने के बाद भ्रूण का जो सिरा होता है वो एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, और एंडोमेट्रियम में छोटे छोटे पतले पतले लाइनिंग बन जाते हैं, अंगुली के समान जो है इसमें लाइनिंग बन जाता है, जो म्यूकोसा के कारण होता है। इसे हम लोग डेसिडुआ कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का जब पूर्ण रूप से स्थापन हो जाता है तभी से प्रेगनेंसी जो है शुरू मानी जाती है, लेकिन इसका काउंट जो है लास्ट एमसी से किया जाता है। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है आपको लास्ट एमसी कब हुआ था, वहां से वो काउंट करके 9 महीने 9 दिन के बाद जो है आपका जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, डिलीवर होते हैं, तो डिलीवरी का डेट जो है वो आपको मेंशन करता है। साथ ही साथ इसके साथ अल्ट्रासाउंड का भी जो रिपोर्ट रहता है, उससे जो रिपोर्ट मिलता है वो रिपोर्ट के आधार पर भी जो है वो काउंट किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, गर्भावस्था के दौरान ब्लास्टुला के चारों ओर एक अस्तर बन जाता है जिसे कॉरियोन अर्थात जरायु कहते हैं। इसमें अंगुली समान प्रवर्ध अर्थात प्रोजेक्शन जो कॉरियोनिक भिलाई कहलाता है वो रहते हैं। ये भ्रूण के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के साथ जोड़ने में मदद करता है। इसी समय गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से भी एक भिलाई विकसित हो जाता है जो कॉरियोनिक भिलाई के साथ जुड़ जाता है। एक तो बच्चा जो गर्भाशय में पहुंचा है, जो इम्ब्रियो पहुंचा है, उस इम्ब्रियो के साथ भी भिलाई बनता है, और एक माता के गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से भी कॉरियोनिक भिलाई बनता है। दोनों एक दूसरे को आगे क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यानी एक प्रकार से आप देखते होंगे कि चैनल जो रहता है शटर टाइप का, वो कैसे एक लोहा, एक ग्रिल जो है एक रेलिंग जो है वो दूसरे साथ जुड़ा हुआ रहता है, एक रॉड का दूसरे रॉड के साथ जुड़ा होता है। चैन को आप देखिए, चैन में क्या होता है, एक रिंग दूसरे रिंग के साथ क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है। उसी प्रकार से जो है गर्भाशय का एंडोमेट्रियम का पहला रिंग अर्थात उसका भिलाई, और जो अंदर में फोइटस पल रहा है, भ्रूण जो पल रहा है, उसके द्वारा जो भिलाई तैयार होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो रिंग बनाने के बाद एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से दोनों के बीच एक अस्थायी संयोजन बन जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा है। इस प्रकार मैटरनल और फोइटल, मैटरनल मतलब माता और फोइटल मतलब बच्चा, मेम्ब्रेन के साथ एक अस्थायी संयोजन बन जाता है, जो देखने में कैसा लगता है, डिस्क शेप। डिस्क शेप मतलब गोलाकार थाली के जैसा, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में मेटाडिस्क्वाइडल भी कहते हैं। मेटाडिस्क्वाइडल रचना है। इसे प्लेसेंटा अर्थात अपड़ा या आवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दर्शाया है कि फोइटस अर्थात फीटस दोनों रूप में लिखा जा सकता है, FOETUS फोइटस या फीटस FETUS फीटस। अपरा से एक लंबी लचीली नली जैसी रचना जिसे अम्बिलिकल कोड कहते हैं, या इसे हिंदी में नाभि रज्जु के नाम से जाना जाता है, से जुड़ा रहता है, जो एलांटोइस द्वारा बना रहता है। अम्बिलिकल कोड में 2 धमनियां अर्थात अटरी एवं एक सिरा अर्थात भेन होता है। मित्रों, जो गर्भ में जो बच्चा रहता है ना, उस बच्चे के नाभि से और जो
डिस्क लाइक डिस्क्वाइडल, मेटाडिस्क्वाइडल जो रचना बन जाती है, इसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। उस प्लेसेंटा और बच्चे के नाभि दोनों के बीच में जो संबंध बना हुआ रहता है एक नली के माध्यम से बना हुआ रहता है। यानी बच्चे के नाभि से एक नली निकली हुई रहती है और वह नली प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, जिसे हम लोग अम्बिलिकल कोर्ड अर्थात नाभि नाल या नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कुछ कैलेंडर में, कुछ तस्वीर में कि विष्णु भगवान हैं, विष्णु भगवान लेटे हुए हैं अपने नागसैया पर, शेष नागसैया पर सोए हुए हैं और उनके नाभि से एक जो है नली निकला हुआ है। उस नली के टिप पर, नली के शिखर पर कमल है और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जो है विराजमान है। ठीक उसी प्रकार से जो है मनुष्य के अंदर जो बच्चा रहता है, उस बच्चे के नाभि से और प्लेसेंटा से एक नली आपस में जो है जुड़ी हुई रहती है और इस नली में 2 अटरी और 1 सिरा होता है। अटरी का काम क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हार्ट में अटरी और भेन होते हैं, 2 धमनियां और 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आलिंद और निलय के साथ धमनियां और सिराएं जुड़ी हुई रहती हैं। धमनी से क्या होता है, धमनी जिसे हम लोग अटरी कहते हैं, उससे शुद्ध खून बहता है, प्योर ब्लड बहता है, जिसमें पोषक पदार्थ रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है। जबकि सिरा से, भेन से अशुद्ध खून बहता है, जिसमें पोषक पदार्थ नहीं रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है, बेकार के त्याज पदार्थ मौजूद रहते हैं। लेकिन इसका अपवाद जो है फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सिरा, यानी पल्मोनरी अटरी जो होता है, फुफ्फुसीय धमनी जो होता है, उससे अशुद्ध खून बहता है और पल्मोनरी भेन अर्थात फुफ्फुसीय सिरा से जो है शुद्ध खून बहता है। धमनी से शुद्ध खून, सिरा से अशुद्ध खून, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध खून, फुफ्फुसीय सिरा से शुद्ध खून। तो यहां मैंने लिखा है कि अम्बिलिकल कोर्ड में 2 धमनियां और 1 सिरा होते हैं। दोनों अटरी अर्थात धमनी द्वारा क्या बहना चाहिए, धमनी द्वारा शुद्ध खून बहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अशुद्ध खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त एवं अशुद्ध रक्त जो है बहता है किधर से किधर की ओर, फीटस से प्लेसेंटा की ओर, यानी फीटस यानी बच्चे से जो है माता की ओर। और एक भेन होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड बहते हैं, अर्थात इसमें जो भेन होता है उस भेन से जो है ऑक्सीजनित पोषक पदार्थ युक्त शुद्ध रक्त बहता है, किधर से किधर, प्लेसेंटा से फीटस की ओर। ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसे आपको बुक्स में दर्शाया नहीं गया है। अनेक बुक में जो है इन चीजों को जो है गौण कर दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक में भी आपको जो है इस चीज को दर्शाया नहीं गया है। मानव अपरा जरायु अपरापोषी अर्थात कोरियोन एलेंटोइस प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। यह स्वच्छ तरल पदार्थ है जिसमें फीटस एवं फीटस सेल, जिसमें बच्चा भी रहता है और बच्चा जब विकास कर रहा होता है तो बार बार उसमें समसूत्री विभाजन होते हैं। तो विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं, वो कोशिकाओं में से कुछ कोशिका जो है वह यूं ही बिखरा हुआ रूप में एमनियोटिक फ्लूइड में मौजूद रहता है। सुई द्वारा इस तरल पदार्थ के साथ फीटर सेल का परीक्षण करना उलवेधन कहलाता है। सुई द्वारा जो है इसको क्या करते हैं, प्लेसेंटा से हम निकाल लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, और लेने के बाद जब हम उस फ्लूइड को लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड अर्थात तरल पदार्थ को लेते हैं, तो उसमें फोइटस के कुछ सेल भी मौजूद रहते हैं। जब उसका परीक्षण हम लोग करते हैं तो उस परीक्षण की क्रिया को एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, और इस परीक्षण द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चा में कोई आनुवांशिक, कोई जन्मजात रोग तो नहीं है। जब हम लोग आनुवांशिक जेनेटिक डिजीज का पता लगाते हैं तो इस दौरान उसके लिंग का भी पता चल जाता है, जिसके वजह से आप लोग सुने भी होंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में बच्चे की स्थिति पता लगाई जाती है कि बच्चा का आकार क्या लिया है, बच्चे में कौन कौन से अंग बने हैं, बच्चा कितना डेवलप हुआ है, बच्चा किस पोजीशन में मौजूद है, ये सारी चीजों का पता चलता है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में बच्चे के लिंग का भी पता चलता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको बच्चे की स्थिति पता नहीं चलती। एमनियोसिंथेसिस में बच्चे की स्थिति पता नहीं चलती, लेकिन जन्म लेने से पहले ही यह पता चल जाता है कि बच्चा में कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं हो गया है,
कोई उसमें म्यूटेशन के वजह से कोई नया रोग तो उत्पन्न नहीं हो गया है, इस बात का जानकारी मिलता है। जब इस बात की जानकारी हम लोग लेते हैं तो इसके साथ ही साथ हमें उसके लिंग का भी पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं एमनियोसेंटेसिस जो है चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में भी लिंग का पता लगाना, लिंग की जानकारी देना अवैध है। तो यह एक प्रकार से आपको गैर कानूनी तब कहलाता है जबकि हम इसके द्वारा लिंग का पता लगाते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस का स्पेलिंग आप लोग देखिएगा, AMNIOCENTASIS, एमनियोसेंटेसिस, जिसे उल्बवेधन कहते हैं। उल्बवेधन में हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को भी प्राप्त करते हैं और इस फ्लूइड के साथ फीटल सेल को भी प्राप्त करते हैं। फीटल सेल और एमनियोटिक फ्लूइड जब प्राप्त होता है तो उसका परीक्षण किया जाता है और बच्चे के जन्मजात रोग का पता जन्म से पहले ही लगा लिया जाता है। एक और तो जहां मित्रों हम लोग एमनियोसेंटेसिस में जन्म लेने से पहले ही भ्रूण के गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्मजात रोगों का, आनुवांशिक रोगों का पता लगाते हैं, साथ ही उसके लिंग का भी पता चल जाता है। वहीं एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या काम करता है तो मैंने यहां दर्शाया है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहरी झटकों से, बाहरी चोटों से बचाता है, उसे सूखने नहीं देता है, उसमें नमी को बनाए रखता है। माँ जब चलती है, उठती है, बैठती है या किसी वजह से उसके पेट पर किसी प्रकार का चोट पड़ जाता है हल्का, तो उस चोट से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, चलने उठने बैठने से जो झटका हो रहा, उस झटके से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, उन चीजों से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वह सुरक्षा देता है। उसे सूखने से अर्थात उसमें नमी को बनाए रखने का भी काम जो है एमनियोटिक फ्लूइड करता है। ताप दाब का नियमन भी करता है और हम जानते हैं कि ताप दाब का नियमन जब हमारे शरीर के द्वारा होता है, बाहरी वातावरण के आधार पर, जब हमारा शरीर अपने क्रियाओं में परिवर्तन लाता है, अपने क्रियाओं में अस्थायी रूप से कुछ परिवर्तन लाता है, कुछ उसके लक्षण में कुछ परिवर्तन अस्थायी रूप से आ जाते हैं, जो ताप को, दाब को वातावरण के अकॉर्डिंग बनाए हुए रखते हैं, सामंजस्य को बनाए हुए रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग समस्थैतिकी अर्थात होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो यह ताप दाब का नियमन भी करता है कौन, एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर या जर्म लेयर, अर्थात जननिक स्तर का निर्माण, इसको बोलते हैं जनन स्तर या जननिक स्तर का निर्माण। गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या है, भ्रूणीय प्रवर्धन का एक आपको प्रोसेस है। तो गैस्ट्रुलेशन द्वारा जो गैस्ट्रुला बनता है, उस गैस्ट्रुला में 3 जर्म स्तर बन जाते हैं, अर्थात 3 जर्म लेयर बन जाता है और वह तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म अर्थात बाह्य चर्म, मेसोडर्म यानी मध्य चर्म और इंडोडर्म अर्थात अंतःचर्म कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है अंग जनन यानी अंग का निर्माण होना। जब हमारे शरीर जो बच्चे जो रहते हैं, उस बच्चे में तीनों जर्म लेयर जब बन जाता है तो इस तीनों जर्म लेयर से अलग अलग प्रकार के टिश्यू अर्थात उत्तक बनते हैं और उत्तकों से अंगों का निर्माण होता है। तो तीनों अलग अलग जनन स्तरों से अलग अलग उत्तक एवं अंग का निर्माण होता है, यही प्रोसेस ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। गर्भकाल के 3 माह में यह क्रिया शुरू होती है। उत्तक एवं अंग बनने से पहले 8 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो कहते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, जब गर्भ में बच्चा स्थापित हो जाता है और 1.5 महीना का समय पूरा हो जाता है, तभी 1.5 महीना का समय पूरा होने के बाद बच्चे के जो है प्रेगनेंसी का पता चलता है और बच्चे के 3 महीने होने के बाद उसके बच्चे के हम लोग को लिंग का पता चलता है, यानी 3 महीना होने पर बच्चे के लिंग, उसके सेक्स का पता चल जाता है। और 8 सप्ताह तक की अवस्था में उसमें जो है भ्रूण जो है उसको कहते हैं, लेकिन 8 सप्ताह के बाद जो है आपको वो भ्रूण नहीं कहलाता है बल्कि फीटस कहलाता है, क्योंकि जैसे ही उस भ्रूण ने आकार लेना शुरू किया, उसके शरीर के अंग बनने शुरू हुए, वहां से शुरुआत होकर के बच्चा जब जन्म लेगा
तो जन्म लेने तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग समय को नहीं, बच्चा जन्म लेता है उस समय तक के जो बच्चे के रूप में जो परिवर्तन आते हैं या जो बच्चा होता है उस बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, फीटस या फोइटस अर्थात गर्भ कहते हैं। 8 सप्ताह से पहले एम्ब्रियो कहलाता है। अंडवाहिनी नली में जब तक रहता है तब तक आपको युग्मनज कहलाता है। युग्मनज अंडवाहिनी नली से जब हमारे गर्भाशय में पहुंचता है तो वहां 8 सप्ताह तक की अवस्था को एम्ब्रियो कहते हैं। 8 सप्ताह के बाद से लेकर के जन्म यानी प्रसव का जो काल आता है उस समय तक का जो अवस्था बच्चे का होता है उसको हम लोग फोइटस या फीटस कहते हैं। और बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद 1 साल तक जो बच्चा रहता है उसको न्यू बॉर्न बेबी या इन्फेंट अर्थात नवजात शिशु के नाम से जानते हैं। मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट में मैंने दर्शाया है मॉर्फोजेनेसिस। इसके पहले मैंने आपको बताया ऑर्गेनोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होता है, लेयर का निर्माण, जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन जाते हैं। दूसरा ऑर्गेनोजेनेसिस में हम लोग क्या देखें कि वो जो जर्मिनल लेयर बनते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इनसे अलग अलग प्रकार के उत्तक और अंगों का निर्माण होता है। अब जब उत्तक और अंग बन जाते हैं तो जो भ्रूण रहता है वो भ्रूण क्या होता है, एक आकार लेना शुरू करता है, उसके साइज में, उसके शेप में परिवर्तन आना शुरू होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो मॉर्फोजेनेसिस अर्थात कायांतरण फीटस के शेप, साइज एवं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में यानी लक्षणों में, मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी बनावट में जो परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदन, कायांतरण के तहत विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण और फीटस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रारंभ कर देना ही विभेदन कहलाता है। मित्रों, ये जो मैंने आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और डिफरेंशिएशन जो लिखाया है, डिफरेंशिएशन में विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण, जब मैं आपको इवोल्यूशन पढ़ाऊंगा, उद्विकास पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बतलाऊंगा कि एक सजीवों का दूसरे सजीव जाति से किस प्रकार से, किस रूप में संबंध बतलाया गया है, उसमें केमिकल के आधार पर, उसमें बनावट के आधार पर, भ्रूणीय बनावट जो होते हैं उसके आधार पर कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं और कहते हैं कि वो हमारा पूर्वज था या हम इसके परिवर्तित रूप है। इन सारे विषयों की जानकारी हम लास्ट के आपको जो चैप्टर इंटर के 12th क्लास के चैप्टर है उसमें मैं आपको बतलाने जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट में पार्चुराइजेशन, जिसको डिलीवरी भी कहते हैं, चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं या लेबर भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या लेकर आता है, लेबर रूम। लेबर रूम का मतलब हो गया कि वहां बच्चे को जन्म दिलवाने की व्यवस्था है, यानी इस रूम में जो है बच्चे को उत्पन्न करवाया जाता है, वहां डिलीवरी होती है, इसलिए उसको लेबर रूम हम लोग कहते हैं। तो लेबर, पार्चुराइजेशन, डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ, जिसे प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं। प्रसव में गर्भाशय और उदर, गर्भाशय मतलब हमारा यूटेरस और साथ ही साथ एब्डोमेन में संकुचन होता है, उसमें सिकुड़न होता है। गर्भाशय की गिरवा जो सर्विक्स कहलाती है, मैंने आपको बतलाया था कि गर्भाशय के फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 पार्ट होते हैं, उसमें से सर्विक्स सबसे नीचे भेजाइना की तरफ होता है। तो गर्भाशय गिरवा, सर्विक्स का फैलना और शिशु का बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है भेजाइना और दूसरा है सर्विक्स। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो बर्थ कैनाल कहते हैं। तो इनका बर्थ कैनाल अर्थात सर्विक्स और भेजाइना से बच्चे का बाहर निकलना प्रसव कहलाता है। प्रसव के दौरान जो बच्चे को जन्म देने के समय माता को जो दर्द होता है वह भयंकर दर्द आपको क्या कहलाता है, प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माता को हमारे शरीर में हड्डियों का टूटना होता है, तो एक हड्डी के टूटने से जो दर्द होता है उससे 300 गुना दर्द जब बच्चे को जन्म दे रही माँ होती है, तो माँ को बच्चे के जन्म देते समय उसके शरीर में एक साथ 300 हड्डी जब टूटते हैं तो उतना जो दर्द होता है, उतना दर्द का एहसास बच्चे को
जन्म देते समय माता को होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग लेबर पेन कहते हैं। और मैं एक बात और आपको बतला दूं कि प्रसव जब करवाया जाता है तो प्रसव करवाने के दौरान देखा जाता है कुछ बच्चों में जब बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ जाता है उस समय भी जो है उसको पेन उत्पन्न नहीं होता है, उसके लिए उसको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो प्रसव पीड़ा उसमें उत्पन्न हो, क्योंकि प्रसव पीड़ा के द्वारा ही कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और साथ ही साथ जो है उसके गर्भाशय के और उदर के अंदर जो संकुचन होता है, उसके सर्विस का जो फैलना होता है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रसव पीड़ा के दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं। इसलिए अगर बच्चे के जन्म का समय आ गया है या काफी लेट हो रहा है जबकि डिलीवरी उसकी हो जानी चाहिए थी, तो अगर नहीं हो पाता है तो उसको इंजेक्शन दे करके जो है माता को प्रसव पीड़ा उत्पन्न करवाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज के क्लास में मैंने आपको इतना तक जानकारी दिया। अगले वीडियो में मैं आपके बीच प्रसव के दौरान जो हार्मोन की उत्पत्ति होती है और वो हार्मोन कौन सा कार्य करते हैं, कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, साथ ही साथ प्रसव के दौरान जो है कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, इन सारे चीजों को मैं आपको बतलाऊंगा। और डायग्राम के माध्यम से अभी तक जो वीडियो मैंने आपको लिखित रूप में बतलाया है उन सारे चीजों को मैं आपको डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से प्रोसेस चलता है जन्म लेने का, वह आपको बतलाने का कार्य मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। और अगर आपको मेरे वीडियो में कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन होता है, कुछ दिक्कत होती है, कहीं कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आकर के हमसे पूछें। अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। और कृपया अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों, अपने रिश्ते नातों के बीच में उसे शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।